स्टार्ट कर देते हैं। चलो ये बताओ, स्प्रिंग वाले ऑसिलेशंस तो डिस्कस हो गए थे, राइट? और भी दूसरे टाइप के ऑसिलेशंस जो नेचुरली नेचर में है स्विंग वगैरह के, लाइक जिसको आप बोलते हो एंगुलर ऑसिलेशंस, ये सेकंड कैटेगरी होगी। एक स्प्रिंग वाला ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, इसमें पेंडुलम वगैरह का डिस्कशन होगा। तो एंगुलर ऑसिलेशंस या फिर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, एसएचओ का मतलब हो गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। पहले तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या क्या कंडीशंस आती हैं। इनफैक्ट सिर्फ इसकी ही नहीं, मतलब कहीं पर भी ऑसिलेटरी मोशन करना है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करना है, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वहां पर। सिस्टम ऑसिलेट करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो कोई भी सिस्टम ऑसिलेट करे, चाहे वो लीनियरली ऑसिलेट करे, चाहे वो एज अ पेंडुलम ऑसिलेट करे, एंगुलर ऑसिलेशन करे, चाहे वो लीनियर ऑसिलेशन करे, उसकी पहली नेसेसरी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि वहां पर कोई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले एक आपका इक्विलिब्रियम लोकेशन मिलनी चाहिए आपको, एक ऐसी पोजीशन जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम पर हो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए वहां पर? फर्स्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी a location where the object or particle is in the state of equilibrium। दूसरी कंडीशन कौन सी मिलेगी? दूसरी और एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सट्रीम तो अपने आप आएगा, वो तो मतलब एक रिजल्ट है, एक तरीके से एक्सट्रीम आना एक रिजल्ट हुआ। पहले कंडीशन है कि एक इक्विलिब्रियम लोकेशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आप इक्विलिब्रियम लोकेशन को के राइट या इक्विलिब्रियम लोकेशन की लेफ्ट साइड पर होते हो, दैट मींस एट एनी पोजीशन, अगर आप लीनियर सिस्टम की बात करते हो, लीनियर सिस्टम की, तो एट एनी पोजीशन एक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम, हम लोगों ने अभी पिछले 3-4 लेक्चर्स में आपने ये नहीं कहा है कि एफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, राइट? क्या है इसको कि अगर ये स्प्रिंग वाले में ये तो प्रूफ कर रहे थे कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। यस सर। यस सर। तो ये लीनियर सिस्टम के लिए था, मतलब कि बॉडी, मतलब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो कर रहा था। अगर ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर लाइन पर अगर मूव करना है, एक सर्कुलर पाथ पर अगर ऑसिलेट करना है, टू एंड फ्रो मोशन ऑन अ सर्कल होना चाहिए अगर, तो सिमिलर कंडीशन एक और बन जाएगी उसकी, और वो ये होगी एट एनी पोजीशन। लेकिन यहां पर पोजीशन को आप लीनियर डिस्टेंस की बजाय एंगुलर पोजीशन थीटा से डिनोट करोगे। सो एट एनी पोजीशन थीटा रिलेटिव टू इक्विलिब्रियम, और फोर्स की जगह पर हम यूज करेंगे टर्म टॉर्क, माइनस कांस्टेंट के की जगह पर के ही रहेगा, बट यहां पर एक्स की जगह पर हम यूज करेंगे थीटा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाएंगे क्या है इसका मतलब। दोनों को ना एक एग्जांपल के थ्रू समझो आप। पार्टिकल कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, जो अभी तक चलता आ रहा था, पिछले 3-4 क्लासेस में यही चल रहा था आपका। पार्टिकल अटैच्ड विद द स्प्रिंग, और स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल हो, नॉर्मल लेंथ हो इसकी, मतलब रिलैक्स, ना कोई इलोंगेशन ना कोई कंप्रेशन। तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी इसके लिए? अगर ये इस समय स्प्रिंग अपनी बिल्कुल नॉर्मल लेंथ पर है, कोई इलोंगेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है इसके अंदर, तो ये जो हम क्या कहेंगे, इसको कौन सी पोजीशन कहेंगे? यहाँ पर मास कौन सी लोकेशन पर है इस टाइम पर? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बिकॉज इस पोजीशन पर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। ठीक है पॉइंट? यस सर। यस सर। ये नॉर्मल लेंथ है, इसको मैं एल एन से डिनोट कर रहा हूँ, एन फॉर नॉर्मल। वहीं पर अगर आप एक पेंडुलम का एग्जांपल लो और पेंडुलम को सस्पेंड कर दे किसी पॉइंट से, मतलब स्ट्रिंग से बांध करके उसको हैंग कर दे,
स्ट्रिंग से बांध करके और पेंडुलम को हैंग करें, तो क्या जब ये परफेक्ट वर्टिकल होगा, परफेक्ट वर्टिकल कंडीशन में, एग्जैक्टली वर्टिकल, क्या तब इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिसको कि अगर हम ओ से डिनोट करें, क्या इसके अबाउट टॉर्क जीरो नहीं आएगी? यस सर। आएगी सर। Yes, sir. फोर्स नहीं बोलूंगा, फोर्स नहीं बोलूंगा, टॉर्क बोलूंगा। टॉर्क सर। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लीनियर एसएचएम है, ये लीनियर एसएचएम है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसी पोजीशन जहां पर इस पार्टिकल के ऊपर एफ की वैल्यू यानी कि नेट फोर्स जीरो आ रहा हो, और यहाँ पर लाइन चेंज कर रहे हैं। पेंडुलम के केस में क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, इक्विलिब्रियम का मतलब वो लोकेशन, वो पोजीशन जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क की वैल्यू जीरो आए। कैसे जीरो आएगा? यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स टी ऊपर की तरफ और ग्रेविटी की फोर्स mg नीचे की तरफ। क्या इनसे कोई टॉर्क आएगा पॉइंट ओ के अबाउट एट दिस मोमेंट? नो सर। No, sir. नहीं आएगा। क्या रीजन है? सर दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रहे हैं। राइट। टेंशन फोर्स भी पॉइंट ओ से पास हो जाएगा, mg भी पॉइंट ओ से पास हो जाएगा, एट दिस टाइम टॉर्क जीरो आएगी। बट मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स भी जीरो आए। एंगुलर एसएचएम यानी पेंडुलम के ऑसिलेशन के लिए, पेंडुलम की ऑसिलेशन के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब वो पॉइंट जहां पर सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट जितनी भी फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे लगी हुई हैं उन सब के टॉर्क का रिजल्टेंट जीरो आ जाए। तो ये वर्टिकल वाली कंडीशन ही हो सकती है, वर्टिकल के अलावा और कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जहां पर इस पॉइंट ओ के अबाउट जीरो टॉर्क मिले। इसके बाद स्प्रिंग वाले में अगर इस मास को आप इससे फर्दर एक्स डिस्टेंस आगे ले जाते हो, अगर हम इसको फर्दर एक्स डिस्टेंस आगे लाएं, तो कितना फोर्स इस मास के ऊपर लगेगा? मैंने पूरा आर्टिकल नहीं दिखाया आपको, आई मीन स्प्रिंग अटैच होगी ऑब्वियसली, वो मैंने दिखाया नहीं है, स्प्रिंग अटैच है इससे। तो ये आप थोड़ा सा मेंटली इमेजिन करना कि स्प्रिंग अटैच्ड है और ये मास एक्स डिस्टेंस आगे चला गया। या फिर एक सेपरेट डायग्राम में बताओ कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है, तो क्या रिजल्ट बताओगे अगर हम इसको एक्स डिस्टेंस आगे लाते हैं? एक्स लेफ्ट डायरेक्शन सर, लेफ्ट की तरफ। तो अगर ये इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस राइट साइड जा रहा होगा तो इसके ऊपर एक लेफ्ट साइड की फोर्स आएगी। और इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा था? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स हुआ क्या, मतलब इसका कंसिक्वेंस क्या आया था मेरे को? ड्यू टू दिस फोर्स ये मास अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा था, और इसके ऑसिलेट करने की हम लोगों ने इक्वेशंस वगैरह डिराइव की थी। ठीक है जी बच्चा, यहाँ तक तो ठीक है, आपको ये तो पढ़ा हुआ है ना टॉपिक, इसमें भी डाउट है कोई? यस सर, क्लियर। यस सर, पढ़ा। अब इसको देखो, आप इसको देखो, इसमें अगर हम इस पेंडुलम को थीटा एंगल मूव करें तो क्या रिजल्ट बनेगा? अगर इस पेंडुलम को थीटा एंगल हम लोग डिस्प्लेस करें, अगर जैसे इसमें हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट x प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा प्रोवाइड कर रहे हैं। लीनियरली मूव करने की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और यहां पर बात फोर्सेस की करेंगे, यहां पर बात टॉर्क की करेंगे, टॉर्क। तो थीटा एंगल मूव करने के बाद अगर मैं इस पर फोर्सेस की बात करूं तो इस पे फोर्सेस में एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा m/g का, उसके अलावा यहां पर एक टेंशन फोर्स आएगी। और पॉइंट ओ के अबाउट इस टाइम पर अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं तो यहां पर एट दिस पॉइंट टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को आप L मान लो, स्ट्रिंग की लेंथ L है जी, L cos थीटा।
हाँ, कौन सा? MGL sin थीटा। MGL sin MGL sin थीटा होगा। क्या टेंशन का कोई टॉर्क आएगा? नो सर, नो सर। क्यों? सर वो पाइवट वो एक्सिस से पास कर रहा है जैसे हमने ले रखा पोजीशन है। वेक्टर के उसी बिल्कुल, हम पैरेलल लोग है। टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हैं और टेंशन पॉइंट ओ से क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया उसका। mg का टॉर्क आएगा, कितना आएगा टॉर्क भाई mg का? तो mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mg की लाइन वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन का पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो l into sin L थीटा, sin थीटा। बिल्कुल आएगा। और ये टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी बताओ। मतलब ये ग्रेविटी इस पेंडुलम को वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लाना चाहेगी। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मतलब हाँ, मतलब कि ये की जो ग्रेविटी का टॉर्क है ये इस पेंडुलम को वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लाना चाहेगा, या ग्रेविटी की टॉर्क इसको और ज्यादा इक्विलिब्रियम से दूर करना चाहेगी? सर इक्विलिब्रियम की तरफ इक्विलिब्रियम की लाएगा। तरफ लाना जाएगा। इक्विलिब्रियम की तरफ लाएगा, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोर करना चाहते हैं आप। मतलब यहाँ पर जो ग्रेविटी का टॉर्क है ये इस पेंडुलम को रीस्टोर करना चाहता है एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट। टॉर्क इस तरफ आएगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहाँ पर फोर्स नहीं आ रहा कि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ रही है। यस सर। Direction of force is towards the point of equilibrium. Similarly, direction of torque is towards the equilibrium point. मतलब टॉर्क इस तरीके से आएगा इसमें। मैं दोनों के सिमिलरिटीज दिखा रहा हूँ कि स्प्रिंग और मास का सिस्टम और पेंडुलम का सिस्टम एक दूसरे के परफेक्ट सिमिलर है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये लीनियर मोशन करता है और ये एंगुलर मोशन करता है, इतना ही फर्क है इसमें। यहां पर हम लोग फोर्स को लिखते हैं F इक्वल टू माइनस ऑफ kx, और माइनस लगाने का पर्पस भी था मेरा। इस माइनस को लगाने का पर्पस ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट x जब राइट साइड किया जा रहा है तो फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, यानी कि x और F के बीच में डायरेक्शन का डिफरेंस है, तो डायरेक्शन के डिफरेंस को माइनस साइन से इंडिकेट किया हुआ है। क्या वो चीज यहां नहीं आ रही है? थीटा की डायरेक्शन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट थीटा हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज किया और टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है यहाँ पर। बोलिए भाई। यस सर। यहाँ पर भी तो टॉर्क और थीटा की अपोजिट डायरेक्शंस हैं। जब पेंडुलम को आप उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहे हो तो टॉर्क क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है उस पे। जैसे यहाँ पर जब राइट साइड शिफ्ट किया तो फोर्स लेफ्ट साइड आ रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल डिस्प्लेस किया तो क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, अपोजिट बिहेवियर है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर आप एक माइनस साइन लगाओ। जो माइनस सिर्फ इस बात के लिए होता है कि थीटा की डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक ठीक है पॉइंट? यस सर। चलो ओके करते रहो तो बताएंगे, क्योंकि हाँ जी राइट। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या इक्वेशंस फॉलो करते हैं? जब आप स्प्रिंग वाले में F इक्वल टू माइनस kx करते हो तो इसमें मास से डिवाइड करते हो और एक्सेलरेशन फाइंड करते हो। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ kx डिवाइडेड बाय m। तो हम यहाँ पर क्या इक्वेशन बना सकते हैं? अगर मुझे यहाँ अल्फा इक्वेशन, निकाल सकते हैं। सर अल्फा इज इक्वल टू टॉट बाय आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं एनालॉग दिखा देता हूँ आपको, दोनों के एनालॉग देखते जाओ। यहाँ पर बनेगा एक्सेलरेशन बराबर माइनस ऑफ k बाई m इंटू एक्स, न्यूटन लॉ, और यहाँ पर टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बन जाएगी टॉर्क डिवाइडेड बाय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर काइनेमेटिक्स से आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो। फ्रॉम द काइनेमेटिक्स एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डबल डेरिवेटिव ऑफ x। ये भी सही है। यस सर। यस सर। इज माइनस k अपॉन
m इंटू एक्स। तो अल्फा को भी हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा। बोलिए। यस सर। यस सर। और एक अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगाने जा रहे हैं। एक अप्रोक्सीमेशन जो यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं कि ये जो एंगल थीटा है वो काफी छोटा एंगल है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री मान लीजिए, वहां तक है। और एक ना बड़ी अजीब सी बात है यार, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो साइंटिफिक, ठीक है, अगर इवन आप बताओगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हाफ 1/2। 1/2। अच्छा 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो जरा। 5/6। 5/6। तो 30 डिग्री की रेडियन में वैल्यू है π/6 और पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14। क्या ये लगभग हाफ के बराबर नहीं आएगा? ऑलमोस्ट हाफ के आसपास नहीं है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो 30 डिग्री के ऊपर भी तो ये अप्रोक्सीमेशन काम कर रहा है, लगभग काम तो कर ही रहा है। यस सर। कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो आ रही है वो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके जो वैल्यू आएगी वही आएगी, लगभग वही आएगी। 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, इसी के आसपास साइन 30 की वैल्यू आती है। और 30 तो बहुत बड़ा एंगल हो गया यार। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके बैठे हो ना, तो आप 10 डिग्री पे करके देखो जरा इसको, 15 डिग्री पे करके देखो, दोनों मैच कर जाते हैं। 30 डिग्री से तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। मतलब जैसे जैसे एंगल छोटा होता है, साइन ऑफ थीटा को हम सिंपली थीटा भी लिख सकते हैं। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू को थीटा भी कर सकते हैं, बट थीटा रेडियंस में, डिग्रीज में नहीं। सर तो इस चीज में जितना थीटा छोटा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। हाँ, एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप एक काम करो, 3.14 डिवाइडेड बाय 6 निकालो, कितना आ रहा है वैसे? 3.14 बाय 6 की वैल्यू कितनी बन रही है? 0.52. 0.52, राइट। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 है। तो डिफरेंस कितना आया? 0.02 0.02 नेग्लिजिबल। नहीं, नेग्लिजिबल नहीं, 0.02 का डिफरेंस आ रहा है इन अ वैल्यू ऑफ 0.5। 0.5 के वैल्यू में अगर 0.02 का डिफरेंस आ रहा है तो ये कितने परसेंट का डिफरेंस हुआ? 0.02 इन 0.5 कितना परसेंट हुआ ये? देखो 0.02 अपॉन 0.5 इंटू 100 करके देखो। 40%. 0.04%। 4%। 4%। 4% अगर अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस आ रहा तो चलता है। साइंस में 5 से 5% तक की एरर चलती है, अलाउड है। और सर 10 डिग्री के लिए करे तो एग्जैक्ट 0.174 आ रहा है। यही बोल रहा बच्चा कि पेंडुलम अगर कम एंगल तक चलेगा ना, 30 डिग्री तो फिर भी ठीक ठाक एंगल है, छोटा नहीं है। मतलब अगर आप 15-20 डिग्री के एंगल तक इसको ऑसिलेट करते हो तब साइन थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो थीटा से, लेकिन थीटा डिग्रीज में नहीं होगा, रेडियंस में होगा। अब ये दोनों इक्वेशन क्या बिल्कुल एक जैसे ट्रू कॉपी नहीं लग रही है आपको? जैसे ये इक्वेशन वैसे ये इक्वेशन यस सर। लग रही है ना? और इसका आंसर क्या आया था, याद करो। इस इक्वेशन का आंसर क्या बना था? क्या इसके लिए हमारा आंसर ये नहीं बना था कि x वाज इक्वल टू, अगर हम रिड्यूस फॉर्म में जाएं, अगर इसके रिड्यूस फॉर्म में जाएं तो हमारा आंसर कुछ a sin ओमेगा t प्लस फाइव बन रहा था। यस सर। Yes, sir. अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में जाए जो हम लोग यूज कर रहे थे अपना, तो इसका आंसर बन रहा था इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस xi cos ओमेगा t। cos ओमेगा t। राइट। तो अब आप बता सकते हो, अगर आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा तो क्या आंसर बनेगा इसका? अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बीच थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस इक्वल टू, जहां पर x है उसकी जगह थीटा, राइट। थीटा नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई। बच्चा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ओमेगा आप ये लिख रहे हो ना, ये जो ओमेगा यहाँ देख रहे हो आप, ये ओमेगा
एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये हम इसको लिखते हैं √k/m को, याद है √k/m, पिछले 2-3 लेक्चर्स के नोट्स Yes, Yes, sir. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट है, इसके थ्रू आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हो। यहां पर जब ध्यान दोगे ना तो कंफ्यूजन कहां पर आती है, और अगर थोड़ा सा भी मतलब केयर फ्री हुए अगर आप, तो मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं। जो इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पर इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, उसकी जगह पर हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity. और नीचे भी ओमेगा है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है एक्चुअली, 2 ओमेगा आ रहे हैं ना, एक ओमेगा जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को, और एक ओमेगा टाइम पीरियड के फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ओमेगा OSC लिख देता हूं, मतलब ओमेगा ऑसिलेशन। अब इसको ध्यान रखना है, जिसको मैंने ओमेगा ऑसिलेशन लिखा है, इसका मतलब ये ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं करेगी टाइम के साथ ये, और इसकी वैल्यू है कितनी एक्चुअल में। तो जैसे अगर आप इनको और इनको कंपेयर करो तो k/m का स्क्वायर रूट आप एंगुलर √k/i हो जाएगा सर, वो बस एंगुलर वाले पार्ट आ जाएंगे। k/i नहीं, मतलब इक्वेशंस को कंपेयर करो, इक्वेशंस को, x की जगह थीटा, x की जगह थीटा, माइनस माइनस, तो जो k/m है इसका एनालॉग ये बन रहा है आपका √mgl/m. राइट। तो ये जो ओमेगा ऑसिलेशन है इसको अलग से लिख देना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सिंबल्स की वजह से होता है। तो ओमेगा ऑसिलेशन इज नाउ √mgl एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल I। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहलाएगा। दिस रेड कलर से जो लिखा है, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कांस्टेंट वैल्यू है, और 2π डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा, 2π डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा इस पेंडुलम के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड होगा, मतलब एक ऑसिलेशन के कंप्लीट होने का टाइम। और न्यूमरेटर में जो ओमेगा लिखा है ये क्या है? इनिशियल एंगुलर Initial वेलोसिटी। Initial angular velocity. velocity. राइट, ये वेरिएबल हो सकता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो बदलेगी ना इसकी। Yes, sir. ओके जी, इनटू साइन ओमेगा, यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो ऑसिलेशन वाला है, इनटू टी, प्लस एक्स इनिशियल की जगह थीटा इनिशियल, एंड देन कॉस ओमेगा टी, दैट इज कॉस ओमेगा ऑसिलेशन इनटू टी। ये पूरी बात देखो समझ में आई? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. 2 ओमेगा से बच के रहना बच्चे, बता रहे 2 ओमेगा से बच के रहिएगा, वरना जल्दीबाजी में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतनी जल्दीबाजी में होते हैं एग्जाम्स टाइम पर कि पता नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और ओमेगा ओमेगा काट दिया दोनों। ये मतलब जिसको सिली मिस्टेक्स कह सकते हो, ये चीज। तो समराइज कर ले, फिर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कोई मास स्प्रिंग से अटैच है और कोई पेंडुलम की अगर हम बात करें तो दोनों में एक सिमिलरिटीज है। यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन है जब फोर्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन है जब टॉर्क की वैल्यू 0 है। यहाँ पर 0 फोर्स वाली पोजीशन से जब हम x डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं तो k इंटू एक्स का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आता है। यहाँ पर 0 टॉर्क वाली लोकेशन से जब आप थीटा एंगल शिफ्ट करते हो तो एक टॉर्क डेवलप होती है माइनस सम कांस्टेंट वैल्यूज इनटू थीटा। बोलिए, यहां तक सिमिलरिटीज क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट।
ये भी टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मतलब ऑसिलेट करेगा, ये भी टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी ये भी ऑसिलेट करेगा। इसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड होगा 2 पाई। टाइम पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो टाइम पीरियड में अगर हम कंपेयर करें तो टाइम पीरियड इसका स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, इसका टाइम पीरियड 2 pi root I by mgl. टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय ये वाला ओमेगा, ऑसिलेशन वाला ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट I अपॉन mgl। सिर्फ इतना ही फर्क है यार, ये वाला पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर टू एंड फ्रो करेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन जैसी भी लाइन होगी, बट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑसिलेट करेगा। और ये वाला केस, तो ये एक सर्कुलर आर्क के अलोंग ऑसिलेट करेगा। इतना ही तो डिफरेंस हुआ पेंडुलम के ऑसिलेशन में और स्प्रिंग के ऑसिलेशन में। पूछ लो बच्चा, फिर बोल लो आपसे, बाद में मत कहना यार कि यार कुछ टाइम बाद की सर ये दोबारा बताओ। सर सिमिलरिटी ये है कि ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। डिसिमिलर बात क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेट कर रहा है, ये सर्कुलर लाइन पर ऑसिलेट कर रहा है। मतलब ये एंगुलर ऑसिलेशन है, ये लीनियर ऑसिलेशन है। इसका ऑसिलेशन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से है, इसका ऑसिलेशन रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से है। इसका इक्विलिब्रियम तब डिफाइंड है जब फोर्स 0 है, इसका इक्विलिब्रियम तब डिफाइंड है जब टॉर्क 0 है। ये अपने इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस राइट या x डिस्टेंस लेफ्ट जाने पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो k इंटू एक्स के फॉर्म का होगा, और ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से थीटा एंगल क्लॉकवाइज या थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाने पर जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो टॉर्क माइनस सम कांस्टेंट वैल्यू एंड सम थीटा साइन थीटा नहीं, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज किया था मैंने कि अगर थीटा स्मॉल एंगल बन जाएगा तो हम साइन ऑफ थीटा को हटा करके थीटा भी मान सकते हैं यहाँ पर। अब आप पूछ सकते जो भी क्वेरीज हैं आपकी। सर हम्म सर ये हमने जो इक्वेशन डिराइव की है थीटा वाली लास्ट में, ये हमने नॉर्मल पूरे पेंडुलम के ऑसिलेशन के लिए डिराइव कर दी। तो जब हम लार्ज एंगल से फॉर एग्जांपल 90 डिग्री से रिलीज करते हैं पेंडुलम के बॉब को, तो तब उसकी कैलकुलेशंस के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। इस इक्वेशन में एंटर करने से पहले आपने एक काम कर रखा है, साइन थीटा को थीटा बना रखा है। यस सर। तो इस मतलब ये यहाँ के बाद जो अगला स्टेप आप लिख रहे हो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू छोटी हो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक, ये साइन 45 डिग्री पे आते हैं। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। 1/√2। यस सर। 1/√2 अराउंड 0.7 के आसपास आता है। यस सर। Yes, sir. जरा चेक करो क्या वहां पर ये अप्रोक्सीमेशन वर्कआउट करता है साइन 45 में। साइन 45 इज 1/√2 यानी 0.7, और 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करें तो यस सर, थोड़ा काम तो कर रहा पाई है। बाई 4। यस सर, 0.78 आ रहा है। 0.78 आ रहा है। ये 0.707 आता है और ये 0.78 आता है। परसेंटेज में कितना फर्क है? डिफरेंस है 0.08 का। अगर इसको 0.7 राउंड ऑफ करके 0.71 मान लिया अगर, तो 0.07 का डिफरेंस इन अ वैल्यू ऑफ 0.7 और इनटू 100, ये कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है? लगभग 10%। 10% का। 10% हो गया ना। और 30 डिग्री पर कितना परसेंट का डिफरेंस था? 4% का। तो ऐसा होगा क्या, अब 60 डिग्री की तरफ जाओगे तो ये परसेंट बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चलती कि 10% का डिफरेंस हम नहीं ले सकते, बिकॉज साइंस में 4% 5% तक का डिफरेंस एक बार को एक्सेप्टेबल है कैलकुलेशंस में।
मतलब कि ये जो स्टेप आप लिख रहे हो ना, यहाँ के बाद ये वाला स्टेप, इस पॉइंट के बाद अगला वाला स्टेप, ये स्टेप तभी वेलकम कर पाओगे जब आप कह दो कि थीटा की वैल्यू बहुत कम है। बहुत कम का मतलब 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, इवन 20 डिग्री तक चलेगा, वहां तक चलेगा, उसके बियॉन्ड नहीं। सर मतलब 30 डिग्री 30 डिग्री के बियॉन्ड नहीं जा सकते हम लोग 30 डिग्री इस को आप step लिमिट मान सकते हो, 30 डिग्री भी चलेगा, 30 डिग्री तक भी ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। सर उसके बियॉन्ड गया तो सर एनालॉजी में फिर x की जगह साइन थीटा लेंगे। हाँ, साइन थीटा की जगह यहाँ पर साइन थीटा आएगा, और जब हाँ। यहाँ साइन थीटा आएगा ना, तो फिर सोल्यूशन ये नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको शायद आइडिया नहीं होगा, ये जो इक्वेशन होती है ना, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जब इक्वेशन ही मैच नहीं करेगी तो सॉल्यूशन कैसे मैच करेगा फिर आपका? आ रही है बात समझ में? सर तो एंगल बड़ा है तो सर आंसर कैसे निकालेंगे? जरूरत क्या निकालने की मुझे? मैं क्यों निकालूं उसको भाई? मुझे ऑसिलेटरी मोशन की स्टडी करनी है ना, तो ऑसिलेटरी मोशन बड़े एंगल पर है ही, तो मैं क्यों करूं उसके बारे में डिस्कस? सर निकल फिर भी जाएगा सर, अल्फा को नहीं, ओमेगा निकल तो डी जाएगा। ओमेगा बाई डी थीटा लिख देंगे। बच्चा निकल तो जाएगा, लेकिन फिर वही ना कि मैथ का प्रॉब्लम है ना, वो आराम से आएगा, 100% आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलस अलग लगेगी। अभी तो हम यस कैलकुलस सर यूज भाई। कहाँ करना चाहते हैं, आप समझ नहीं पाए। हमने देखो, यहाँ पर जब डेरिवेशन की थी तो कैलकुलस यूज किया था मैंने, आपको याद हो तो ये सब तो कैलकुलस से ड्राइव किया गया था ना। यस सर। मैं उससे बचने के लिए एनालॉग पे आ रहा हूँ, और जरूरत भी नहीं है यार। पेंडुलम का मोशन बड़े एंगल पर है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के चैप्टर में क्यों पढ़ेंगे? वो किसी और चैप्टर में देखेंगे उसको। ओके सर। ठीक है बच्चा, जरूरत नहीं है उसकी। चलिए, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्राइटेरियाज क्या क्या होने चाहिए, कंडीशंस बताओ पहले तो आप। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर लीनियर एसएचएम एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एंगुलर एसएचएम? क्या बोलोगे आप? क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? नंबर 1, देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम पोजीशन। Equilibrium. इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि अनस्टेबल होना चाहिए? स्टेबल Stable. इक्विलिब्रियम राइट। पहली कंडीशन ये हो गई कि देयर मस्ट बी सम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरा, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन? देन द पोजीशन वेयर जीरो और फोर्स for linear SHM, there must be zero force at that point, and for angular SHM there must be zero. टॉर्क तीसरी condition, when the particle is displaced from the equilibrium point by some linear distance or by some angular distance or by some angle, it must experience a restoring force or a restoring torque, which is proportional to displacement x or angle theta. आगे बात समझ में आता है? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, तो हो गया, एनालॉग पे आ गए। अब हम स्प्रिंग वाले को हटा रहे हैं यार, क्योंकि इसका काम मेरा पूरा हो गया। इसका पर्पस मेरा सिर्फ ये था कि यहाँ पर मुझे अपना टाइम बचाना था, क्योंकि हम फिर से डेरिवेशंस नहीं करना चाहते थे, हम फिर से अपना मैथ और कैलकुलस में नहीं जाना चाहते। अब आप मुझे बताओ, सिंप्लीफाई करके एक एक करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बताइए टाइम पीरियड का सिंप्लीफाइड रिजल्ट क्या बनेगा? अगर मैं, और एक और पॉइंट, ये एल इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर एक्सिस और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। राइट। एल बेसिकली इस पेंडुलम बॉब के सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ओ के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि mg वाला पॉइंट कहाँ लग रहा होगा? सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास। मास पे लग रहा होगा।
तो एल को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। एल इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और प्लस पेंडुलम का रेडियस। L is the distance between the point of suspension and center of mass of this pendulum. सर हम्म। हेलो, हाँ सर, मैंने चैट में पूछा था कि वो एक्सिस होता है और या फिर सस्पेंशन, तो आपने बोला था एक्सिस सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट बता है। रहे उस पे भी आ रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। यहाँ पर तो वही मैं क्लियर करने के मूड में हूँ, वो चीज अभी धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ। पहला पॉइंट। दूसरा, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पेंडुलम बॉब को क्या मानते हो। इज इट अ पार्टिकल और सम ऑब्जेक्ट? जो ये पेंडुलम बॉब है, तो एक एक करके बता रहा मुझे। अगर पेंडुलम बॉब स्मॉल साइज का स्फीयर हो, तो मतलब काफी छोटा साइज है उसका, ये छोटा सा स्फीयर होता है कंचे जैसा, कंचा जैसे नहीं खेलते हो। पता नहीं आपने पेंडुलम बॉब देखे हैं नहीं देखे हैं, लेकिन ये ना बहुत छोटा सा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, ऊपर हुक लगी होती है इसमें, जिसमें रस्सी बांधी जाती है। ग्रैंडफादर क्लॉक में होती है। हाँ हाँ जी, हाँ लैब जी। में भी दिखता है कभी कभी। लैब में आराम दिख जाएगा, ये तो बहुत तो फिजिक्स लैब में देखा है। वही देखोगे, बायो में कहाँ दिखेगा। ये बताओ, अगर ये छोटे साइज का स्फीयर है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बहुत ज्यादा है, मतलब 1 मीटर की रस्सी में और मान लो 5 मिलीमीटर इस साइज का आपने स्फीयर बांध दिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर ले ले और 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर रेडियस का आप एक स्फीयर उसमें बांधो, तो क्या साइज ऑफ स्फीयर कंसिडर करने लायक है? नो As सर, compared to नेग्लिजिबल हो पार्टिकल जाएगा। ट्रीट किया जाएगा। तो इसको क्या मानेंगे, स्फीयर मानेंगे कि पार्टिकल मानेंगे? पार्टिकल। मानेंगे। और अगर पार्टिकल मानेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। मास ml लेंगे। एल स्क्वायर। ml स्क्वायर। पार्टिकल का फॉर्मूला लगाएंगे ना, स्फीयर का तो लगाएंगे नहीं। यस सर। और तब हमारे लिए टाइम पीरियड की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई रूट ऑफ, अब आई की वैल्यू रख दो वहां पर, ml स्क्वायर। L/G। सर L/G। ये पहला रिजल्ट हो गया टाइम पीरियड का। मतलब ये रिजल्ट तब होल्ड कर रहा होगा जब आप पेंडुलम बॉब का साइज नेग्लेक्ट कर पाओ एज कंपेयर टू दिस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मतलब पेंडुलम बॉब छोटे साइज का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, बताएं। यस सर। Yes sir। अब एक्चुअल में थोड़ा सा पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, टाइम पीरियड को समझेंगे कायदे से, और उसके बाद अभी और आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में ये जो एल और जी है, इनके क्या क्या मतलब है एक्चुअल में। तो पेंडुलम का मोशन क्या सर्कुलर मोशन नहीं है? अल्टीमेट पूरा 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 सर्किल नहीं है, थोड़ा सा ही सर्किल है, बट जितना भी है वो है तो सर्कुलर मोशन ही। यस सर। यस सर। तो अब जरा कुछ पॉइंट्स के आंसर देना। पेंडुलम is moving on a circular path, बट कंप्लीट सर्कल नहीं है, एग्री कर रहे हैं इस पे आप। तो यहाँ कहीं पर उसका सेंटर पॉइंट होगा, ये उसका लेंथ एल हो गया। यानी एल को अगर मैं प्रॉपरली बात करना चाहूँ तो क्या बोलना चाहिए मेरे को, अगर मैं प्रॉपरली यूज करूँ एल के लिए प्रॉपर वर्ड, रेडियस। तो क्या ये कह रेडियस सकते ऑफ हैं द कि सर्कल। हाँ, कि पेंडुलम जिस सर्कुलर सेगमेंट पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, वो सर्कुलर सेगमेंट एक्चुअल में किसी सर्किल का पार्ट होगा। उस सर्किल के रेडियस को आप क्या डिफाइन कर रहे हो? बाय एल। क्योंकि हमने साइज ऑफ पेंडुलम नेग्लेक्ट कर रखा है, मतलब पेंडुलम को पार्टिकल मान रहे हो। ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट आप पढ़ रहे हो ये तभी है जब पेंडुलम बॉब इज कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल, एज ए स्फीयर कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसको।
क्योंकि अगर मैं इसको एज ए स्फीयर कंसिडर करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदलनी पड़ेगी मुझे। बोलो बच्चा जी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। सो L विल बी डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ सर्कल प्रॉपरली। एंड नेचुरल सी बात है कि अगर एक सर्कुलर मोशन होगा तो उस सर्कल का कोई ना कोई एक्सिस भी होगा। तो अगर ये सर्कल बन रहा है, कंप्लीट सर्कल नहीं बन रहा, तो बाकी का पोर्शन मैं डॉटेड सर्कल से दिखा देता हूँ। बट मोशन ऑफ पेंडुलम विल बी ऑलवेज ऑन अ सर्कल। पॉइंट सी उसका सेंटर होगा, तो इसकी एक्सिस कहाँ पर बनेगी? सी सर, से C से पास पास करेंगे तो ये और परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर होगी मोशन। बोर्ड के। ये लाइन होगा ये। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो I is basically the moment of inertia about this axis, which is the axis of circle on which the pendulum is oscillating. नोट कर लिया आपने इसको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब समझने के लिए कुछ पॉइंट्स देखना मेरे, इनकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं। हमने एक पेंडुलम को एज एग्जांपल, पहले तो आप बताना मुझे, एज एग्जांपल हमने एक पेंडुलम लिया, उसको कुछ एंगल पर ले जा करके और रेस्ट पे छोड़ दिया। मतलब कि यहां से हमने कुछ थीटा नॉट एंगल लिया, थीटा नॉट एंगल, और पेंडुलम को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, रेस्ट की कंडीशन से। तो जैसे ही छोड़ेंगे ये ऑसिलेट करेगा। यस सर। करेगा, नेचर है पेंडुलम को ऑसिलेट। भाई झूला झूलते हो आप, झूले वाला काम है यार। झूले को एक एंगल पर ला करके छोड़ दो तो झूलेगा नहीं, वो स्विंग की तरीके से नहीं चलेगा ये। ठीक है बच्चा? Yes, sir. ठीक है। पहला काम, कितने टाइम बाद ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के दूसरे साइड पर हाफ एंगल पर होगा? कितने टाइम बाद? अगर हम इसको थीटा नॉट एंगल पर ला करके यहां से रिलीज करें तो कितने टाइम बाद ये इस इक्विलिब्रियम लाइन के दूसरे साइड पर थीटा नॉट बाय 2 एंगल पर होगा? मतलब ये टाइम कितना होगा, ये क्वेश्चन बताओ पहले तो आप। ये पॉइंट टाइम t इक्वल टू 0 है, जहां से स्टार्ट किया वो टाइम t इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मतलब स्मॉलेस्ट टाइम बताना है सर? हाँ, मतलब मिनिमम टाइम कि अगर हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये कितने टाइम बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट के दूसरे साइड थीटा नॉट बाय 2 एंगल पर पहुंच जाएगा? पाई बाई 3 अपॉन ओमेगा इसका यूज करो, ऑसिलेशन। इसका यूज करो, इसका यूज। लेकिन उसका यूज करने के लिए क्या करना होगा जानते हो आपको? एक पॉजिटिव नेगेटिव साइड माननी पड़ेगी। तो अगर आप इस इक्विलिब्रियम के एक तरफ के साइड को पॉजिटिव डिनोट करते हैं और दूसरे साइड को नेगेटिव डिनोट करें, तो थीटा इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी? 0 0 0 तो पहला टर्म 0 हो गया, खत्म हो गया। व्हाट इज इनिशियल थीटा? और जैसे माइनस माइनस थीटा। हाँ, थीटा आई का मतलब होगा इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम पॉइंट के रिलेटिवली कितने एंगल पर आपने स्टार्ट किया था। तो जो मेरा इक्विलिब्रियम लाइन है उससे हम थीटा नॉट एंगल पीछे की तरफ स्टार्ट कर रहे थे, तो क्या रखेंगे? प्लस थीटा नॉट रखें या माइनस थीटा नॉट रखें? यहाँ पर माइनस थीटा नॉट इनटू कॉस, और यहाँ ओमेगा ऑसिलेशन, यानी कि ये चीज ओमेगा ऑसिलेशन मतलब ये चीज। और अगर पेंडुलम को पार्टिकल मान रहे हो, पेंडुलम एज अ पार्टिकल है, तो ये जो चीज है ना mg/l अपॉन आई, उसमें जो आई होगा वो ml² बन जाएगा। आई की वैल्यू ml², सर g/l रूट में रूट g/l इंटू टी, ये आपका आ गया।
अब हमको वो टाइम चाहिए जब ये इक्विलिब्रियम से थीटा नॉट बाई 2 एंगल राइट साइड पर है। तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पर थीटा की क्या वैल्यू प्लस थीटा नॉट बाई 2 रख देंगे। प्लस थीटा नॉट बाई 2। अगर आप स्प्रिंग वाला लेक्चर रिवाइज करके बैठे होगे ना तो कंपैरिजन समझ में आ जाएगा, नहीं तो डिफिकल्ट लगेगा। यस सर, वो टाइम Yes. शुरू के इंस्टेंट से होता है और वो थीटा Equilibrium मीन में। पोजीशन से होता है। यस सर। बिल्कुल, Yes. अगर यही बात, हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये आप समझ जाओगे ना तो 2-3 एग्जांपल्स में ही आपको समझ में आ जाएगा कि पेंडुलम के लिए और स्प्रिंग के लिए सिमिलर वर्किंग्स हैं। इसके बाद कुछ पॉसिबिलिटी है आगे कर पाने की, या फिर अब तो हो जाएगा ये? यस सर, हो sir. जाएगा। Yes, sir. पहला एप्लीकेशन आपका ये है, फर्स्ट एप्लीकेशन। इसको कैसे यूज करना है, इसमें भी मैंने फेज कांस्टेंट की कोई बात नहीं की है। मैं इसी फॉर्मेट को यूज करूंगा, ये ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्म है, आसान है यूज करने के लिए। ठीक है बच्चा? यस सर। Yes, sir. ओके जी। अब कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको फंसाने वाले भी तो आएंगे ना, थोड़े से क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए बनेंगे। पहला, जब ये स्टार्ट किया होगा तो इसमें कितना टेंशन फोर्स होगा? भाई सिर्फ टाइम पीरियड पूछने के लिए तो चैप्टर बना नहीं है। सर mg cos थीटा नॉट। ये cos थीटा नॉट। तो ये न्यूटन लॉ यूज करेंगे सर्कुलर मोशन का। ध्यान रखना, पेंडुलम भले ही ऑसिलेट कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली वो मोशन सर्कुलर ही है, मूव तो वो सर्कुलर पाथ पे ही कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस लगेंगी, सर mg के कंपोनेंट से बैलेंस करेंगे। राइट। कि यहाँ पर जो mg वाला फोर्स दिखाओगे ना आप, mg, और सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट के हिसाब से mg को रिजॉल्व करेंगे। कुछ लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि यार टेंशन को रिजॉल्व कर दे, तो जिनके भी दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है वो एक बार वापस सर्कुलर मोशन की थ्योरी पढ़ो कि कौन सा फोर्स रिजॉल्व करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर्कुलर मोशन के में हम लोग सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल डायरेक्शंस के हिसाब से काम करते हैं। ये लाइन कौन सी लाइन है, सेंट्रिपिटल वाली या टेंजेंशियल वाली? सेंट्रीपिटल। Centripetal. Centripetal. क्या इक्वेशन बना दे यहाँ पर? सेंटर यहाँ पर है, टेंशन फोर्स माइनस mg cos थीटा इक्वल टू इस पॉइंट का मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v²/r या ω²r। तो सर वो 0 हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ 0 है। और अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर पेंडुलम में कितनी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम एट दिस पॉइंट, ध्यान रखना पेंडुलम सर्कुलर, G sin theta. पेंडुलम सर्कुलर मोशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेंडुलम मतलब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी आपसे एक्सेलरेशन पूछेगा तो दिमाग में दो ही बातें आनी चाहिए, सेंट्रिपिटल, टेंजेंशियल। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तभी हो सकता है जब आप मोशन में हो, मतलब रेस्ट की मोड में। जब आप रेस्ट पे हो तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता आपके पास, बिकॉज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r। इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पेंडुलम का एक्सट्रीम पॉइंट है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पेंडुलम मोशन में नहीं है, तो यहां पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स व्हिच इज mg sin थीटा नॉट। तो क्या बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर? G sin थीटा नॉट। G sin थीटा नॉट। ध्यान रखना इसको। सर एक चीज पूछना था। इस, हाँ जी बच्चा पूछो। सर आपने इस क्वेश्चन में, अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपने इक्वेशन लगा दिया है, तो आपने पक्का ये माना होगा कि थीटा नॉट छोटा है। तो सर अब टेंशन को हम अल्टरनेटिवली mg और at को हम अल्टरनेटिवली g थीटा नॉट भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं यहाँ पर g इंटू थीटा नॉट, बट थीटा नॉट रेडियन में। ओके सर, ओके लिख सकते हैं। देखो एक बच्चा सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा आपने एक पॉइंट रेज कर दिया है। ये इक्वेशन जो लिखी है मैंने, क्या इसके लिए थीटा नॉट का स्मॉल होना जरूरी है? नो सर। नो सर, वो तो जनरली, यस सर। हाँ, तो इसमें तो जनरल इक्वेशंस हैं।
ये तो न्यूटन लॉ ऑफ सर्कुलर मोशन लिख रहा हूं ना मैं। यस सर। इसके लिए जो ब्लू कलर से लिखा है, इसके लिए थीटा को स्मॉल होना जरूरी है। ओके सर। सर जी सर वो जो आपने जनरल टी माइनस एम जी कॉस थीटा नॉट लिखी है, हाँ, तो अगर उसमें भी थीटा नॉट को अगर मतलब स्मॉल बहुत स्मॉल ही मान ले तो अगर थीटा नॉट लिख सकते हैं ना? नहीं ये कॉस है। नहीं कॉस तो है सर, लेकिन सिर्फ थीटा नॉट लिख देंगे तो गलत तो नहीं होगा? होगा ना यार, क्योंकि कॉस के साथ स्मॉल नहीं लिख एंगल में सकते। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को थीटा नहीं लिख सकते। सर 1 लिखते सर हैं ये आप उसके लिमिट्स ऊपर। बता रहे सर थे 1 ना? लिख सकते। वो 1 हो जाएगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी अच्छा हाँ साइन, हाँ मतलब आप साइन कॉस टेन सबको थोड़ी लिख सकते हो, सिर्फ साइन फंक्शन में ऐसा रिजल्ट होता ये है। सर साइंस ये सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर टैन में भी तो होता है ना? हाँ टेन में भी होता है, साइन और टेन, कॉस में नहीं होता। यस सर। तो ये तो मैंने एक एप्लीकेशन आपको ये दिखा दिया, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप टाइम पीरियड के चक्कर में ये मत भूल जाना कि पेंडुलम बेसिकली सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जो पेंडुलम बॉब है, इसको दो स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो आप, 2 स्ट्रिंग्स बांध दें, जैसे मेडल आपको पहनाया जाता है, विक्ट्री मेडल देखा है कभी आपने? नसीब हुआ कभी कि नहीं? हाँ सर हुआ है। यस सर। हुआ है सर। तो ऐसा ही कुछ होता है ना, उसमें 2 धागे होते हैं जो। हाँ यस हुआ है। सर। यस। तो मान लो भाई आपका पेंडुलम, वही पेंडुलम है, suspended by 2 identical strings of length L, and both the strings are inextensible. Both strings are inextensible. इसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड क्या होगा इस पेंडुलम सर के? कुछ एंगल वैंगल दिया है क्या आपने बीच का? देखो बच्चे, फिर वही बात, देखो जब टाइम पीरियड पूछेंगे ना हम, तो एसएचएम की प्रॉपर्टी में टाइम नहीं पीरियड का, सर स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल कोई दिखा है क्या? वो पूछ हाँ रहा वो तो होगा, वो तो होगा, वो तो होगा ऑब्वियसली। ये एल और एल के बीच का एंगल बनेगा, ठीक है। इनके बीच के एंगल को हम थीटा मानेंगे भी, या सिंप्लिसिटी के लिए 2 थीटा मान लो। इनके बीच का एंगल 2 थीटा है। तो ये मास जब ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा? ट्राई करना चाहोगे? यस सर। करो, देखो। तो यहाँ पे भी इफेक्टिव वाला कंसेप्ट आएगा क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप एक बार ट्राई करके आंसर दो यार। जी सर 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बाई जी। cos थीटा बाय, ठीक है। देखो जी, देखना है, इसको ट्राई करना। अगर ये ऐसे सस्पेंडेड है, मान लीजिए इस तरीके से, तो ये ऑसिलेट कैसे करेगा? क्या ये ऐसे ऑसिलेट कर सकता है इस तरीके से? आप खुद देखो, नो सर। अगर आप ऐसे नो ऑसिलेट सर, करोगे तो स्ट्रिंग ऐसे नहीं हो सकती। एक स्ट्रिंग स्लैग कर आर के जाएगी। बीच में रहेगा सर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान यस से सर, देखिएगा। बोर्ड के अंदर नहीं कर बाहर सकते। करेगा। या तो ये राइट वाली स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, या इधर लाओगे तो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी।
यस सर। तो अगर दोनों स्ट्रिंग्स को टाइट रखना है तो ये सर आगे बोर्ड पीछे ये अंदर की ऐसे तरफ और ऐसे बाहर ऑसिलेट की नहीं तरफ। कर सकता, ये ऐसे ऑसिलेशन नहीं अंदर कर सकता, बाहर। ये ऐसे ऐसे कर सकता है। यस सर। यस मतलब अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूं तो इसका ऑसिलेशन जो होगा वो यूं और ऐसे ऐसे होगा, इस तरीके से। समझ पाए इसको? यस सर। यस सर। तो इसका सर्किल जो बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? एल एल कॉस cos थीटा। L cos ये मतलब अब आप तो इससे ज्यादा मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा, इमेजिन भी नहीं करा पाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बट मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए इसमें क्या रिजल्ट बोला जा रहा है आपको। क्लियर हुआ आप लोगों को कि भाई अगर ये ऐसे सस्पेंडेड है ना तो ये फ्रंट और बैक साइड पर जाएगा, फ्रंट और बैक यूं। तो रेडियस ये बनेगा इसका, ये वाली लेंथ। यस सर। कितना होगा वो? L cos एल theta. कॉस। एल कॉस थीटा। हाँ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एल बाई जी में मैंने क्या कहा था कि एल का मतलब जिस सर्कल पर आप ऑसिलेट करेंगे उस सर्कल का रेडियस, एल कॉस थीटा। ठीक है, यस ठीक है सर। जी। और अगर यहीं पर इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से अलग अलग हाइट पे रख दो तो मतलब रस्सी छोटी बड़ी हो, एक तरफ छोटी रस्सी और एक तरफ बड़ी रस्सी हो, मान लीजिए ये छोटी रस्सी हो गई इधर, मतलब ये पेंडुलम सस्पेंडेड तो है लेकिन एक तरफ कम कम लेंथ से और एक तरफ ज्यादा लेंथ से। अब ये ऑसिलेट कैसे करेगा? और दोनों रस्सी टाइट रखनी है मेरे को, सर बताएं। सर तब भी वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेंगे। करके देखो जरा कितना आएगा। अगर हम इसके सस्पेंशन पॉइंट्स अलग अलग लेंथ में बनाएं, एक L1 लेंथ हो और एक L2 लेंथ हो, सपोज इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इनके बीच का डिस्टेंस वगैरह दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखा है b और ये डिस्टेंस कुछ a मान लीजिए। ऑसिलेट कैसे करेगा ये? प्लेन ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इसका, मैं ये पूछूंगा। ऑसिलेट कैसे करने का मतलब कि प्लेन ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इसका? क्या ये इसी जैसा पहले बोर्ड की प्लेन पे, मतलब अगर ये एक हाइट ज्यादा हो एक हाइट कम हो तो क्या ये इसे बोर्ड के प्लेन पे ऑसिलेट करा सकते हो ताकि दोनों नो रस्सी सर। टाइट भी रहे? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता ये चीज। वैसे ही करेगा सर। यही आपको नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते आप, करके देख लो जरा। सर वो लंबी वाली स्लैब करने लगेगी सर। आप करके देखो, आपके घर में भी तो मेटल वेटल पड़े होंगे ना, या कुछ रस्सी पड़ी हुई स्ट्रिंग पड़ी होगी तो आप यूज करो उसको जरा। एक छोटी स्ट्रिंग लगाओ एक बड़ी स्ट्रिंग लगाओ और करके देखो। मैं मेरे कहने पे क्यों जा रहे हो आप? एक स्ट्रिंग छोटी ले लो एक स्ट्रिंग बड़ी ले लो और आप करके दिखाओ इसको ऑसिलेट जरा, दोनों रस्सी टाइट रहे। नहीं हो पाएगी, फ्रंट और बैक पे नहीं हो पाएगा ये। थोड़ा एफर्ट आप भी लगा लो, रस्सी वस्सी तो आपके घर में भी होगी ना। नहीं हो रहा सर, लंबी वाली ढीली हो जाती है। होगी, करके देखो बच्चा, बता तो ना। पेंडुलम तो मतलब सबसे सस्ता एक्सपेरिमेंट है, फ्री का एक्सपेरिमेंट है। पत्थर लो रस्सी लो बन गया पेंडुलम। सर नहीं हो रहा। नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये जानते हैं कैसे होगा? देखिए कैसे होगा ये।
आपको L1 भी कांस्टेंट रखना है और L2 भी कांस्टेंट, मतलब ना तो इसको स्लैक कराना है ना तो इसको स्लैक कराना है। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप लाइन AB के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करें। आप इमेजिन करें एक सर्कल जिसके लिए AB सर्कल की एक्सिस बन रही हो, कुछ इस टाइप से चीज हो। यस सर। यस सर। देखो एक बात बताओ, सर्कुलर, हाँ एक बात सुनो, लॉजिक सुनो। सर्कुलर मोशन में ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां से पार्टिकल का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा? बताओ। सेंटर। सेंटर से सर। अच्छा, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और आपसे कहे कि बताइए वो कौन सा पॉइंट है जहां से इस पार्टिकल का डिस्टेंस मेंटेन है? सेंटर। सर सेंटर। अच्छा, क्या इस सर्कल की एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं ले सकते जहां से पार्टिकल का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा हमेशा? ले सकते हैं सर। ले सकते हैं सर। क्या इस पार्टिकल का डिस्टेंस पॉइंट ए से चेंज हो जाएगा? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। तो if a particle is moving on a circle and pendulum moves on a circle, if a particle is moving on a circle and pendulum moves on a circle, then point of suspension is either the center of circle or it is on the axis of circle. Then only this length will remain constant and always tight. ये बात समझ में आई आपको? यहाँ वाली सिंपल सी बात है, वैसे ही है। यस सर। यस सर। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या तो सर्कल का सेंटर होगा या फिर उसकी एक्सिस का कोई पॉइंट होगा। If it has 2 points of suspensions, there cannot be 2 points as a center of the circle. बोलो भाई, दो सेंटर तो नहीं बन सकते ना? नो सर। पर 2 पॉइंट एक्सिस पर तो हो सकते हैं। यस सर। सर तो A and B are the points which are on the axis of circle. इसका मतलब ये सर्कल थोड़ा सा टिल्टेड होगा। इसे 90 को हटा दिया, थोड़ा डायग्राम गंदा कर रहा है ये। अब बाकी इमेजिनेशन में थोड़ा सा करेंगे। This AB will be axis of circle और सर्कल का कुछ पोर्शन में दिखाऊंगा क्योंकि पेंडुलम पूरा सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा ये। यस सर। कुछ झलक मिली आपको? आइडिया तो आइडिया मिला? यस सर, मिला सर। यस सर। नाउ तो यही चीज तो रेडियस होगी इसकी जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ पर। सर ये डबल कोन जैसा नहीं लगेगा? डबल कोन जैसा, राइट। तो आपको रेडियस से निकालनी है क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में 2 पाई रूट L बाई G में जो L है वो रेडियस है। तो ये रेडियस बताओ कितनी है? इसी को L कहेंगे। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो L है वो ये है, 2 पाई रूट L बाई G में ये L है। अब इसे आपको कैलकुलेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ L1, L2, A और B। ये आपका मैथ हो गया, क्वाड्रिलेटरल वगैरह प्रॉपर्टीज। यहाँ भी 90 बन रहा है एंगल और ये एंगल भी 90 बन रहा है L1, L2 के बीच में भी। सर L1 L2 अपॉन अंडर रूट में अंडर L1 रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। L निकल जाएगा। हाँ, L1 L2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। 100% सही है ना ये चीज? यस सही है। बाकी लोग भी पता नहीं, बाकी लोगों को इससे समझ आ रही कि नहीं, ये होगा कैसे? ये मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वगैरह यूज करके सब आ जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। L आ गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताइए तो। 2 पाई रूट L बाई G। L बाई G। लेकिन एक और प्रॉब्लम है,
क्या ये जो सर्किल बनेगा ये वर्टिकल प्लेन में होगा? नो सर। नो तो सर, सर tilted tilted होगा। होगा। क्या ये सर्किल टिल्टेड नहीं है? यस सर। यस सर टिल्टेड है। तो ये वर्टिकल से कितना टिल्टेड है? मान लो वर्टिकल से अगर थीटा टिल्टेड है तो जी थोड़ी लगेगा इसमें, ये तो इनक्लाइंड जी प्लेन का जैसा नहीं हो गया। कंपोनेंट ले देंगे उस डायरेक्शन यस में। सर। बिल्कुल। कौन सा? अगर ये थीटा है तो जी तो डाउनवर्ड लगेगा, और सर्कुलर सर्किल जो बन रहा है वो इनक्लाइंड बन रहा है, cos थीटा वाला। cos थीटा वाला। तो L अपॉन कंपोनेंट ऑफ G इन प्लेन ऑफ सर्किल, कंपोनेंट ऑफ G इन प्लेन ऑफ सर्किल व्हिच विल बी G इनटू cos थीटा। अब थीटा भी निकालना है तुम्हें, मतलब cos थीटा निकालना है। L तो निकाल दिया, cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? सर L अपन L1 नहीं हो गई? मुझे नहीं पता, होगी तो होगी, मुझे नहीं पता भाई। अभी थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ नहीं पता, आप सोच लो फिर बता देंगे। हो सकता है वो हो, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा। बाकी लोग भी वर्किंग कर रहे हैं। ये एंगल थीटा है, कैसे निकालोगे इसे? वो नहीं हम नहीं सर्किल, सर। मैं सर्किल को हटा दे रहा हूँ क्योंकि सर्किल की वजह से ना डायग्राम थोड़ा सा विजिबल नहीं आ रहा। आधा सर्किल छोड़ दे रहे हैं ताकि आप इमेजिन कर लो। अब देखो थीटा कितना होगा। L/L1 तो नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से आप समझ गए क्यों नहीं होगा। हाँ सर, मैंने वो एंगल वहां से ले लिया था, ए पॉइंट से भी। ये एंगल कितना बनेगा यार? यहाँ पर ये वाला एंगल बताओ, जहाँ पर मैं मार्कर 90 रखा हूँ। माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। इसके अपोजिट 90 माइनस थीटा। 90 90 माइनस माइनस थीटा। यहाँ पर, थीटा। थीटा। जिसमें एक साइड A एक साइड B, ये 90 डिग्री है। यस सर। क्या cos थीटा निकाल ले सकता? यस सर। कितना? A upon under root of A square plus A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर। बस यही आंसर है इसका। वैल्यू L की जगह रख दिया, थीटा की वैल्यू पुट करिए, ये इसका टाइम पीरियड है। लॉजिक समझ लो, मैं बता दिया आपको, समराइज कर दिया। जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, अगर सिंगल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो वो सर्किल का सेंटर है। दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो वो दोनों सर्किल की एक्सिस के ऊपर है। और हमें एक्सिस और पेंडुलम के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L यूज करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही हुआ था यार। इस पेंडुलम को जब दो बराबर की स्ट्रिंग से सस्पेंड किया तो इसके दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी ये दोनों पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए? क्या ये दोनों सर्किल के सेंटर बन जाएंगे? नो नो सर। क्या बनेंगे? ये एक्सिस पे लाई एक्सिस पे सर्कल है। तो इनको मिला करके एक्सिस बना लीजिए, और पेंडुलम का उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये L होता है। अब क्लैरिटी बनी कोई? यही काम यहां भी कर रहे हो। यस सर। सिंगल पॉइंट पर सस्पेंडेड है अगर, जो नॉर्मली होता है पेंडुलम में, नॉर्मली सिंगल पॉइंट सस्पेंशन, तो ये सिंगल पॉइंट सेंटर है। फिर तो सेंटर और पेंडुलम के बीच के डिस्टेंस को L लिख लेना। अभी आपको मीनिंग ऑफ L क्लियर हुआ है? अभी भी डाउट है कोई तो आगे बढ़े। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर हो गया। क्लियर है। यस 2 पाई रूट L/G में L क्या है वो क्लियर हो गया। अब G, अगर ऑसिलेशन वर्टिकल प्लेन में है तब तो आप G यूज कर लेना, बट अगर ऑसिलेशन किसी इंक्लाइंड प्लेन में हो रहा है तो बट उसके ऑब्वियस प्लेन है में। सर जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट जा रहा है।
राइट, मतलब प्लेन ऑफ ऑसिलेशन में जी का कंपोनेंट, ये सब थोड़ा सा जेई एडवांस की तरफ और ओलंपियाड की तरफ जाता है। मतलब वो आपके स्किल को चेक करते हैं, क्योंकि 2π√L/g का जो फॉर्मूला है साइंस के हर बच्चे को याद है, तो इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में कभी भी। और किताब वाले ये सब लिखेंगे नहीं कभी, बता दूं, बुक वाले ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वो बुक में लिख देंगे ना तो वो बुक मार्केट में बिकेगी नहीं। टफ बुक्स कहाँ बिकती हैं? जी सर। आर.डी. शर्मा बिक जाएगी, लेकिन ऐसा लोनी नहीं बिकेगी। थॉमस फिन्नी जो सबसे फेमस किताब कैलकुलस की, वो नहीं बिकेगी। चलो जी, तो हो गए पेंडुलम के टाइम पीरियड के कुछ एग्जांपल्स जिनमें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। दूसरा पॉइंट, अभी हम लोगों ने पेंडुलम को क्या ट्रीट किया हुआ है यहाँ पर? पार्टिकल पार्टिकल का है बॉब को। पार्टिकल माना है ना? यस ठीक है, हाँ। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत पहले किसी ने मुझसे पूछा भी था, और ये क्वेश्चन बेसिकली है कहाँ से मैं बताऊं? सब चोरी के क्वेश्चन है, सब चोर बैठे इधर। वहां पास बुक तो होगी नहीं मेरे ख्याल से अभी। ये रडो है ना? हाँ यार, अभी तक तो वही है, आगे भी वही होगी। इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं, देखो बताएं आपको क्या है। पेंडुलम का साइज अगर नेग्लेजिबल ना हो तो क्या आंसर बनेगा, बताओ? सर ये जो सर L+R हो जाएगा, रेडियस भी आएगा। नहीं जी मैडम जी, और भी फर्क आएगा, ध्यान दो। एल तो लेंथ सर मोमेंट यहाँ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया के The लिए भी moment of inertia. आएगा सर, एल पैरेलल लेंथ एक्सिस यहाँ तक थ्योरम है, से निकलेगा। और पैरेलल एक्सिस। हाँ, और आर रेडियस का पेंडुलम है, पेंडुलम आर रेडियस का है, बट पेंडुलम बॉब अब पार्टिकल नहीं है, एज अ स्फीयर है, और वो भी एज अ सॉलिड स्फीयर है। तो ये आपके स्फीयर का इनर्शिया भी आंसर बताओ, क्या लिखें? टाइम पीरियड का रिजल्ट बताओ। 2π क्या लिखे? अब ये मेन फॉर्मूला है, अब इसके अंदर क्या कर दोगे बताओ? सर आई को चेंज तो करेंगे, मोमेंट मतलब ऑफ क्या लिख इनर्शिया दें? चेंज करेंगे। क्या लिख दें? 2/5 mr² प्लस m इंटू L+R का होल स्क्वायर। यस सर। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम m इंटू ML+R का सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का जो डिस्टेंस है, पूरा ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय m g, और आगे क्या लिखते हैं? L+R। L+R। L+R लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस चाहिए आपको, L+R। तो अब मतलब पॉइंट देखो, मेरा कहने का ये है कि अगर आपको क्वेश्चन वाले कंफ्यूज करना चाहें, मतलब ये आपकी नॉलेज को चेक करना चाहें, तो हैंडल कर लोगे आप इसके थ्रू पेंडुलम में? यस सर। यस सर। है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि पेंडुलम बॉब के अंदर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर लीकेज हो गई, पानी निकलने लगा, तो इसका टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा? पेंडुलम बॉब filled with water and there is a leakage at the bottom. तो सर जो पानी निकल रहा है, हाँ, वो निकलते समय एनएलएम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ फोर्स भी लगाएगा स्फीयर पे। थ्रस्ट लगाएगा। यस सर। तो सर उस फोर्स का भी टॉर्क इंक्लूड होना चाहिए नहीं सर आएगा केस टॉर्क, में। नहीं आएगा टॉर्क, सर क्यों? क्योंकि पानी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा होल से। सर ये बताया गया होगा कि रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। सर वो बॉटम पर तो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से है ही कि रेडियली आउटवर्ड बॉटम निकले। पर निकलेगा ना, थ्रस्ट की बात कर रहे हो आप, थ्रस्ट निकलेगा, जो वेरिएबल मास सिस्टम वाला कंसेप्ट।
थ्रस्ट वाला ही तो कंसेप्ट कह रहे हो। यस सर। नहीं आएगा उसका टॉर्क, मतलब उस फैक्ट को इग्नोर करके चलिए। वो आपने पॉइंट तो जेन्युइन रेज किया है, बट चलिए उसको टाइम बिंग आप इग्नोर कर ले, थ्रस्ट को नेग्लेक्ट द थ्रस्ट वैल्यू। मे बी उसकी वजह से फर्क आ भी सकता है अगर होल किसी और जगह पे कर दे तो। हाँ सर वही। यस सर, ये भी पहले पता नहीं क्वेश्चन था लिखो। कि कहाँ पे होल्ड किया है। हाँ हाँ, क्वेश्चन ये जेई का ही क्वेश्चन है भाई, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दैट पेंडुलम इज फिल्ड विद वाटर, पेंडुलम इज फिल्ड विद वाटर, as the water leaks out, as the water leaks out the time period। तो मतलब बिल्कुल बॉटम से लीक हो रहा है। हाँ हाँ, देखो अगर आपने इसके अंदर वाटर भर रखा है और पूरा पानी भरा हुआ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इसका? सर अभी तो सेंटर पे उस पे ही होगा। ठीक है, और जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो पूरा ड्रेन आउट हो गया, पूरा पानी निकल गया इसमें से, तब भी वही पे तो भी सर वही हो जाएगा। सेंटर पे होगा। अच्छा, और इन दोनों के बीच में कोई केस लो, सर निकल रहा होगा तो नीचे शिफ्ट होता जाएगा। मतलब इनके बीच में कोई केस लें कि थोड़ा सा पानी निकल चुका है, क्या तब भी इसका सेंटर पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास होगा? नो सर, नीचे शिफ्ट हो नो जाएगा। सर। लेकिन बाद में तो वापस वहीं आ गया, जिस पॉइंट पर पहले सेंटर ऑफ मास है आखिरी में फिर वहीं आ गए। लेकिन आप कह रहे हो कि बीच में सेंटर ऑफ मास नीचे गया होगा। यस सर, रेडियस बढ़ रहा होगा बीच। तो अगर सेंटर ऑफ मास पानी निकलने की वजह से नीचे शिफ्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस एल बढ़ जाएगा सर। एल बढ़ जाएगा। एक टाइम बार पीरियड रिपीट कर दीजिए ये जो लास्ट में कहा आपने। देखिए, एक्चुअली एल का मतलब अगर समझ गए होंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम अगर एल का मीनिंग पता है आपको तो। मैं कह रहा हूं कि अभी जो स्फीयर का सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास भी होगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर बन गया ना एक तरीके से। इसके बाद हमने कहा कि थोड़ा सा पानी निकल गया, मान लो हाफ वाटर निकल गया इसमें से, तो बट नेचुरल सी बात है यार कि ऊपर वाला हेमीस्फीयर लाइट हो गया और नीचे वाला हेमीस्फीयर हैवी हो गया, और सेंटर ऑफ मास हमेशा नीचे शिफ्ट होगा। हैवियर साइड चला जाएगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया। फिर जब पूरा पानी निकल चुका है वापस कंप्लीट हो गया, पूरा खाली हो गया, ये कंटेनर पूरा खाली हो गया, तो फिर ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, पानी चला गया, ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। अब कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? सर वापस ज्योमेट्रिकल इधर सेंटर पे भी आएगा। होगा सेंटर सर। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस है, जिसको कि हम एल कह रहे हैं, ये एल, और यहाँ पर वो एल ज्यादा नहीं हो गया? पहले यहाँ पर तो एल बढ़ा, यहाँ एल इंक्रीज हुआ, यस सर। बाद में फिर डिक्रीज नहीं हो गया? अगर आप वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीस्टोर कर रहे हो, ओरिजिनल लेंथ वापस रीस्टोर हो रही है, लेकिन पहले वो एल बढ़ा हुआ है, तो क्या ये आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा कि सेंटर ऑफ मास पहले नीचे शिफ्ट करेगा फिर ऊपर भी शिफ्ट करेगा वो, और फाइनली उसी प्लेस पर आ जाएगा जिस प्लेस पर था? यस सर। Yes, सर। आप बताइए टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा सर बीच में। नहीं, पूरा आंसर बताओ। इट विल ऑल इंक्रीज एट ऑल द टाइम। सर फर्स्ट इंक्रीज करेगा सर, बढ़ते बढ़ते, मतलब जब तक पानी नहीं खत्म हुआ है, फिर पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म हुआ नहीं ना जी, पानी खत्म हुआ नहीं, आप इस बात को गलत समझ रहे हो। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि जब पानी खत्म होगा तो अचानक से सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट कर जाएगा।
सर ग्रेजुअली ऊपर सर करेगा, फर्स्ट फास्ट पहले भी धीरे इंक्रीज धीरे करेगा कम फिर होगा। डिक्रीज करेगा सर। बिल्कुल। Gradually increase then gradually decrease. First, the center of mass will move down, means L will increase, और 2 pi root L by G। नेचुरल सी बात बताओ यार, यहाँ पर और यहाँ पर सेम टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड यहाँ पर है वही टाइम पीरियड यहाँ भी आएगा, क्योंकि दोनों का L सेम है। लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास नीचे है तो L ज्यादा है, टाइम पीरियड भी ज्यादा है, तो पहले टाइम पीरियड बढ़ा होगा, फिर टाइम पीरियड कम हो गया होगा। यानी पूरा आंसर आप ये दोगे, द टाइम पीरियड विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। सर अभी भी हम लोग ये L/G लेंगे सर, I/mgl नहीं लेंगे? इसको अगर पार्टिकल मान रहे तो, अरे आई भी ले लोगे तब भी यही आंसर आने वाला है, हाँ तब भी सर, क्योंकि स्क्वायर का टर्म आता है ऊपर L का। तब भी आएगा ये चीज। हाँ सर। बताएं। यस सर, समझ गए। बाकी लोग क्लियर है सर। सर इस क्वेश्चन में L की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो फिर ज्योमेट्री पे आएगा, मतलब एक मतलब सेंटर ऑफ मास एक लोवेस्ट पोजीशन पे जाएगा इसमें। यस सर। एक इरडोम में क्वेश्चन 43 है, पेज नंबर 159 पर, पेज 159 पर क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, आपके सामने प्रकट होने की कोशिश करते हैं। अगर आप सर ये वाला सर, पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड वाला 43 देख रहा, स्क्रीन पे आ गया मैं। हाँ हाँ सर, यही है। मिला सबको? यस सर। यस। इसमें ना इस 43 में जो पेंडुलम यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो पेंडुलम देख रहे हो आप, इस पेंडुलम में पहले पानी भरा हुआ है। अगर रीड कर लो तो ज्यादा बेटर है, अगर आपको रीड कर पा रहे हो इसको 43 वाले को। कर पा रहे हो रीड? यस सर, कर आप रहे हैं। इसकी पिक हाँ, भेज सर। सकते हैं? बच्चा अभी तो नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा देसी आदमी हूँ टेक्निकल मामले में ना। ओके सर। मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या है। इस पेंडुलम में पहले पानी भरा हुआ है, वो पानी जो है वो फ्रीज हो गया, मतलब वो आइस बन गया। तो वो कह रहे टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ जाएगा। पेंडुलम में जो पानी है वो मान लो विंटर सीजन आया और पानी जम गया, पूरा बर्फ हो गया, तो उससे टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ जाएगा। जैसे इसमें पानी लीक करने का एग्जांपल है, वो पानी के बढ़ फ्रीज होने का। जाएगा सर, हाँ जी, बढ़ जाएगा सर, क्योंकि जमने के बाद सर वॉल्यूम बढ़ती है आइस की, उस वजह से शायद सर सेंटर ऑफ मास बढ़, जैसे डिस्टेंस बढ़ जाए। सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही आएगा ना। स्फीयर के अंदर आइस बनेगी हाँ तो सर, मतलब स्फेरिकली L बनेगी। बढ़ जाए। एल कैसे बढ़ जाएगा? स्फीयर के स्फेरिकल बॉक्स में आइस भी तो स्फेरिकल बनेगी। सर मास पे फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा बच्चा? सर मास पे, क्योंकि आइस सॉलिड होता है। तो सर उससे क्या मास मतलब तो है? सेम ही 2 रहेगा। किलो पानी 2 किलो आइस ही तो बनेगा ना। मास तो कंजर्व क्वांटिटी होती है। टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। हाँ सर, टाइम पीरियड सेम रहेगा। पता नहीं भाई, हमें नहीं मालूम। यहाँ पे लीक नहीं हुआ है, जितना भरा था वही पूरा फ्रीज हो गया है। हाँ, पानी पूरा फ्रीज हुआ है, अच्छा। पानी पूरा फ्रीज हुआ है, उसमें कुछ लीकेज नहीं हुई है। हिंट कर रहा हूँ यार, वाटर और ठीक आइस है, क्या 2 दोनों? मिनट रुक जाइए। अच्छा ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। सर √1 + 2/5 नहीं नहीं, R/L। न्यूमेरिकल आंसर नहीं है इसमें, सिर्फ ये बताना है कि टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा।
आपको सॉल्व नहीं करना है इसमें। सर एक बार सर मेरा सुन लीजिए सर, करेक्ट कर दीजिए मैं कहाँ गलत जा रहा। सुनाओ सर पहले। मेरा ये कहना है कि सर लाइट रॉड है जैसे, और वो थिन वॉल है सर, तो सर जब जमेगा पानी तो सर वॉल्यूम थोड़ी सी एक्सपैंड करेगी, और लाइट रॉड की वजह से थोड़ा सा सेंटर जो है सर्कल का वो रॉड से थोड़ा सा दूर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बच्चा, नहीं जाएगा। सर रॉड दी हुई है क्या एग्जाम्पल में? थिन रॉड है वो, थिन रॉड है, मासलेस। सर एक्चुअली मतलब बुक है नहीं मेरे पास सर, एक बार ओके, क्वेश्चन बता देंगे? नहीं स्ट्रिंग की जगह पर तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को होल्ड कर देते। क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम स्क्रीन शेयर IE कर Erudo, दो, टॉपिक है ऑसिलेशन एंड वेव, सर इसकी स्क्रीन शेयर हो पिक्चर जाएगी। है ना। पिक्चर मैं क्लास के बाद ही भेज पाऊंगा अभी। सर हाँ सर एक काम कर दीजिए, जो वो जो क्वेश्चन है वो कैमरे के सामने कर दीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे उस क्वेश्चन का, बिल्कुल ले फिर लो बार यार, बार आपको करना नहीं पड़ेगा। ये लो बिल्कुल। एक मिनट, राइट लोकेशन पे आने तो। ब्लर तो नहीं है? नो सर। आ रहा है थोड़ा। अब तो ठीक है यार। ये सर ले ली। 43 क्वेश्चन। अच्छा सर, क्वेश्चन में दिया है कि वॉल्यूम में चेंज को निग्लेक्ट करना है, क्वेश्चन में ही दिया है वो। सर डिक्रीज करेगा इसमें। क्या है भैया? सर डेंस अगर हम उससे रिलेट करा था सर मैंने कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, हाँ और सर वॉल्यूम नेग्लिजिबल चेंजेस में हो रहा है, तो हाँ। सर मास ऑफ आइस क्या कहते हैं अच्छा कम एक बात होगा, बताओ, नहीं एक मिनट तो सुनो। जो इसका कॉम होगा वो थोड़ा बच्चा सुनो तो, एक आपको सही कर दें। जब इन्होंने कहा है ना कि वॉल्यूम का चेंज नेग्लेक्ट करें, तो आप डेंसिटी का चेंज भी नेग्लेक्ट करना होगा तुम्हें। मास को थोड़ी बदल देंगे हम, मास तो यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू भाई। लॉ है जब तक कि मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक मास कांस्टेंट है। यस सर यस। और सर टाइम पीरियड में मास आखिरी में आता ही कहाँ है, m की वैल्यू? भैया मेरे तब नहीं आता ना जब आप इसको सिंप्लीफाई करके 2 पाई रूट एल बाई जी के फॉर्म में देखते हो, और 2 पाई रूट एल बाई जी का फॉर्म तब है जब पेंडुलम को पार्टिकल मान लिया जाए। यहाँ अदरवाइज नहीं तो मान सकते। अदरवाइज मास का टर्म क्यों नहीं है? हालांकि वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी मास का टर्म आएगा। कैंसिल हो जाएगा, वही कह रहा हाँ हूँ। मास, हाँ वो ठीक है कि मास का टर्म कैंसिल हो जाएगा, मान लिया आपकी बात बिल्कुल सही। सर न्यूमेरिकली सॉल्व करके तो ज्यादा ही आ रहा है टाइम पीरियड। तो भैया थ्योरेटिकली भी ज्यादा आएगा ना फिर। वही सर लॉजिक नहीं समझ आ रहा सर, न्यूमेरिकली तो सॉल्व कर लिया, वो ज्यादा ही आ रहा है सर। बिना लॉजिक के न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करोगे भाई? सर इसमें तो नॉर्मल वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, उसमें आइस मतलब सपोर्ट के अराउंड निकाल लेंगे। तो पानी और आइस में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे आप, डिफरेंशिएट नहीं सर वो कर पा रहे सॉलिड पेंडुलम हो गया फिर उसके बाद जब फ्रीज हो। हो गया तो। और पानी है तो पानी है तो सर नॉर्मल उसको कर लिया है, नॉर्मल वाला जो मतलब उसमें सर नॉर्मल वही वाला टाइम और इसमें पीरियड लगा मोमेंट दिया ऑफ 2 पाई इनर्शिया रूट में ही एल कोई बाई जी डिफरेंस वाला। आना चाहिए सोचना। अच्छा ठीक है, देखो सर, क्योंकि जब पानी रहता है तो हम लोग सोचिए ना, मास सोचिए। को कंसंट्रेटेड पानी रहते हैं। पानी रिजिड बॉडी में नहीं आता है, पानी के मॉलिक्यूल्स रिजिड नहीं होते, और आइस रिजिड फॉर्म में। इतनी हिंट है। वाटर इज अ नॉन रिजिड बॉडी। सर ऐसा जस्ट नहीं लाइक कह सकते जब पानी रहेगा तो 2/3 वाला लेंगे, और जब आइस में जम जाएगा तो फिर सर 2/5 वाला लेंगे। सर इससे कुछ डिफरेंस नहीं होगा? नहीं, वो भी बोल रहे हैं, विनायक भी तो वही बोल रहे हैं। सर टाइम तो ले लो यार, ठीक है ना, हम इतनी हिंट कर दी है आपको। रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी। इतना बहुत है यार आपके लिए भी, अभी के लिए बहुत है। ठीक है, सोचो, बेचैन काहे हो रहे हो? लास्ट देखो, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन पेंडुलम क्या होगा?
एक्स्ट्रा फोर्स एक ही लगाएंगे। पेंडुलम पर अगर हम और भी कोई फोर्स ऐड कर दे तो क्या टाइम पीरियड पे कोई फर्क आएगा? ये बच्चा देखो, एल लेंथ का पेंडुलम, मास m, ग्रेविटी के अलावा और भी फोर्स अगर होती, ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स भी लग जाए तो क्या पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ेगा? तो डिपेंड करता है लाइन ऑफ एक्शन का। हाँ, मान लो हम स्ट्रिंग से, जो ये स्ट्रिंग है, इससे कुछ एंगल पर एक फोर्स लगा रहे हैं, मान लो F का, और वो एंगल कुछ बीटा बीटा है, कुछ बीटा अल्फा, जो भी आपको पसंद हो, बीटा ही मान लेते हैं। हमने पेंडुलम पर एक फोर्स लगा रखी है बीटा एंगल पर, बट ये फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन की है, यानी कि हर एक मोमेंट पर ये फोर्स वर्टिकल लाइन से बीटा एंगल पर ही रहेगी। एवरी मोमेंट force will be at a beta angle with the vertical line with the same magnitude. Constant force लगाइए। ग्रेविटी ऑब्वियसली होगी, ग्रेविटी की फोर्स है पहले से ही है, और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स भी होगी। अब मुझे पूछना आपसे ये है कि इसका, और इसको एज अ पार्टिकल मानना है, पेंडुलम एज अ पार्टिकल, पेंडुलम एज अ पार्टिकल, क्या इफेक्ट आएगा टाइम पीरियड में? देखो, तो बढ़ेगा बढ़ेगा, राइट। देखते हैं, mg की फोर्स, F वाली फोर्स, और यहाँ पर टेंशन फोर्स, क्या सेंटर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आएगा इस टाइप पर? क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नो सर। नहीं है। और आप मेरे उस स्टेटमेंट पर ध्यान देना, मैंने बोला है जो भी फोर्स आपने ऐड की है इसमें, ग्रेविटी के अलावा जो भी फोर्स ऐड की है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। क्या ये स्टेटमेंट एक वाजिब स्टेटमेंट है कि mg और f का रिजल्टेंट हमेशा कांस्टेंट आएगा? यस सर। यस सर। बीटा कांस्टेंट है सर, तो आएगा ही। बीटा भी कांस्टेंट है और f का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है भाई। जी सर, आएगा। तो दो कांस्टेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट भी तो कांस्टेंट रहेगा, यस और मैग्नीट्यूड में ही कांस्टेंट रहेगा या डायरेक्शन में भी कांस्टेंट रहेगा? दोनों में भी रहेगा सर। तो मैं ये मानता हूं कि ये रिजल्टेंट थीटा एंगल पर है या कोई और एंगल। एक्चुअली इसमें एंगल का बड़ा प्रॉब्लम है यार, इसको थीटा ही मान लेते हैं यार, थीटा आर, मतलब एंगल ऑफ रिजल्टेंट मान लेते हैं, थीटा आर मान लेते हैं। तो कभी ना कभी तो वो कंडीशन जरूर आएगी जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा आर एंगल पर होगी, थीटा आर एंगल पर। यस सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। हाँ, क्योंकि इस टाइम पर रिजल्टेंट फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों ही सेंटर पॉइंट से पास कर रहे होंगे। ध्यान देना, जो डायरेक्शन आर का यहाँ पर है वही डायरेक्शन आर का यहाँ पर है, मतलब ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ जो आप आर दिखा रहे हो और यहाँ पर जो आर दिखा रहे हो, दोनों वेक्टर्स सेम लेंथ के हैं, सेम डायरेक्शंस में हैं। मतलब यहाँ का रिजल्टेंट अगर वर्टिकल से थीटा आर पे है तो ये लाइन भी वर्टिकल से थीटा आर पे है और स्ट्रिंग भी वर्टिकल से थीटा आर पे है। इसका मतलब रिजल्टेंट स्ट्रिंग के अलोंग आ गया।
क्या इस समय पॉइंट सी के अबाउट 0 टॉर्क नहीं आ जाएगी? यस सर सर। Yes, sir. यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यानी कुल मिलाकर के इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होगी जब सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट सेंटर से पास हो जाए। जिस भी जरूरी नहीं है कि वर्टिकल ही इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम वर्टिकल से कुछ एंगल पर भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा जहां पर ग्रेविटी और बाकी जो फोर्स लगे उनका रिजल्टेंट सेंटर पॉइंट से क्रॉस करे। यहां तक ठीक है? यहां तक का स्टेटमेंट आपने सुन लिया, लिख लिया? यस सर। Yes. सुन लिया, लिख लिया, दोनों बातें हो गई? यस सर। अब आप इसको इक्विलिब्रियम से और थीटा एंगल आगे लेके जाओ, तो हम इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट से और थीटा एंगल आगे ले जाएंगे। अब इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी? तो P, अच्छा ये टेंशन्स बदल रहे होंगे, टेंशन डिनोट मैं T से कर रहा हूं, लेकिन टेंशन की वैल्यू यहाँ पर, टेंशन की वैल्यू यहाँ पर, टेंशन की वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं होगी। यस सर, वो चेंज हो रहेगी। टेंशन वेरिएबल मैग्नीट्यूड का होगा। और ये R अभी भी पैरेलल है, R अभी भी, ये तीनों R पैरेलल वेक्टर्स है, क्योंकि ना तो mg का डायरेक्शन बदला, ना f का डायरेक्शन बदला, तो ना ही इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन बदलेगा। मतलब ये जो R देख रहे हो, ये अभी भी वर्टिकल लाइन से कितने एंगल पर है? थीटा आर। अब हम क्या करेंगे, इस R को रिजॉल्व करेंगे, इस R को रिजॉल्व करेंगे, इस R को। और इसका एक कंपोनेंट टेंशन के अपोजिट साइड पर दिखाएंगे और एक कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ दिखाएंगे। कितने कितने कंपोनेंट्स बनेंगे भाई इसके? सर टैंजेंट के ऑपोजिट आर साइन थीटा। साइन थीटा। R, क्योंकि ये एंगल थीटा बनेगा, ये आप प्रूफ कर सकते हो, ये यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा। ये प्रूफ कर लेंगे थीटा एंगल बनेगा ये। Yes. तो R साइन थीटा टेंशन के अपोजिट है, R कॉस थीटा। सर वो हम लोग थीटा आर एंगल से बनाने लगे थे गलती से। अब ठीक है, कंपोनेंट सही है। मैं बहुत धीमे धीमे स्टेप बोल रहा हूँ, इसीलिए यार बहुत धीमे बोल रहा हूँ आपको, ताकि आप लिख पाओ। इसके बाद भी नहीं लिख पा रहे हो, फिर गलती फिर आप लोग की है भी। R cos थीटा, ये यहाँ तक कंपोनेंट्स तक का स्टेप क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब बताओ, टेंशन फोर्स का तो टॉर्क पॉइंट सी के अबाउट आएगा नहीं, ना ही R cos थीटा का आएगा, क्योंकि R cos थीटा भी सेंटर से पास हो जाएगा। टॉर्क कौन देगा इस पॉइंट के अबाउट इस समय? और sin theta. R sin थीटा। और R sin थीटा अगर टेंजेंट की तरफ है, तो उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? रेडियस सर, मतलब लेंथ। सर लेंथ। लेंथ ही बनेगी ना? यस सर। Yes, sir. तो क्या टॉर्क बना फिर? R sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय L। और ये टॉर्क क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ नहीं आएगा? देखो, ये जो R sin थीटा है, क्या ये पेंडुलम को वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लेके नहीं जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए इसके आगे माइनस।
यस सर। फिर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और ये कहेंगे कि टॉर्क बराबर माइनस आर एल थीटा, फिर इसको आई इंटू अल्फा रखेंगे, तो अल्फा इज माइनस आर एल डिवाइडेड बाय कैपिटल आई इंटू थीटा, और अल्फा का मतलब बेसिकली डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा। क्या ये एसएचएम का कंडीशन नहीं आ गया फिर से एक बार? यस सर। यस ये सर। ये चीज क्या है? इफेक्टिव सर। ओमेगा ऑसिलेशन। यस सर। है या नहीं? इसी को तो अभी आप पीछे की इक्वेशंस देखो बार बार, इसी को आप ओमेगा ऑसिलेशन कहते हो बार बार, मतलब इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हो एक्चुअली। यस सर। ये वो रिजल्ट हो गया है, एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पढ़ा लिखा हम लोगों ने पहले से, एक्सेलरेशन बराबर माइनस यस ओमेगा, सर। तो उसी की जगह पर इसकी अल्फा जगह बराबर थीटा होगा। ये पढ़ते हो, ये ओमेगा ऑसिलेशन वाला ओमेगा, टाइम पीरियड निकालने वाला ओमेगा। ठीक है जी ये। यस सर। ठीक है, अब अगर पेंडुलम को पार्टिकल माना हुआ है तो आई कितना रख दें? ml स्क्वायर। ml स्क्वायर। अगर पेंडुलम पार्टिकल है तो एमएल स्क्वायर। ml स्क्वायर। तो ओमेगा ऑसिलेशन निकाल के आप टाइम पीरियड बता दो क्या आएगा, कुल मिलाकर के टाइम पीरियड बताओ क्या आएगा, टाइम पीरियड। So under ml by r. तो आर बाई एम को नीचे कर लो जरा, और इसको पुराने रिजल्ट से कंपेयर करें। पहले मेरा आंसर जब पेंडुलम को पार्टिकल माना था तो मेरा आंसर 2 पाई रूट एल अपॉन जी था। अब मेरा आंसर 2 पाई रूट एल अपॉन आर बाई एम है। यस सर। ये सर जी इफेक्टिव वाला नहीं है सर? तो आर अपॉन एम को, हाँ, आर बाई एम विल बी नोन एज इफेक्टिव जी। effective gravity. And what is R? What is R? ग्रेविटी नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट किसका किसका? ग्रेविटी की सर फोर्स का, कांस्टेंट फॉर mg का। external constant. ग्रेविटी की फोर्स एंड द अदर फोर्स which is applied on the pendulum. यस सर। So find out the resultant of gravity and the extra force which is acting on the pendulum. Divide that resultant by the mass of object and G effective is obtained. And this extra force can be a force of electrostatic, force of magnetism, buoyancy, pseudo force, किसी भी तरीके का फोर्स जो कि कांस्टेंट होना चाहिए बस। हमने इस पे डेरिवेशन इसलिए की है क्योंकि हम मल्टीपल बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहे, इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो वो देख लो। For example, if this pendulum is inside the lift going upward with acceleration a and pendulum is inside that lift, pendulum inside lift, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखिएगा, pendulum inside lift, कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स और लगेगा इसके ऊपर? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। किधर लगेगा? नीचे की तरफ। नीचे लगेगा नीचे। तो आर कितना होगा? mg, mg के अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो स्यूडो फोर्स है, mg प्लस ए। mg प्लस m। आप बताओ जी इफेक्टिव क्या बना? g प्लस ए ही g बनेगा। प्लस a। G plus A. टाइम पीरियड एडजस्ट कर लेना हिसाब से। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का कोई बॉक्स है, एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड पेंडुलम इज इनसाइड दैट,
सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसमें पेंडुलम ऑसिलेट कौन सी लाइन के अबाउट करेगा, इसका इक्विलिब्रियम लाइन कौन सी होगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम लाइन वो विल बी एट सम एंगल। सर वर्टिकल से जब वो एंगल tan इनवर्स a by g बनाएगा तो बिल्कुल, इसमें mg नीचे की तरफ होगा, स्यूडो फोर्स बैकवर्ड होगा। सो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा ना, mg और स्यूडो फोर्स का रिजल्टेंट, जिस लाइन पे रिजल्टेंट होगा, पेंडुलम का ऑसिलेशन भी उसी लाइन के अबाउट हो रहा होगा। मतलब यहां पर पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। इस कंसेप्ट को रिपीट कर पा रहे हो? इक्विलिब्रियम विल बी एट दैट एंगल where the resultant will pass through the center point. आई बात समझ में? ये Yes, sir. पेंडुलम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, और ये कितने एंगल पर होगा जानते हैं? ये एंगल, which is the angle of resultant, and resultant is between mg and pseudo. तो mg और pseudo का रिजल्टेंट आप निकाल के देख लो कितने एंगल पर बनेगा। mg और pseudo का रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो इसका वर्टिकल से कितना एंगल बनेगा? तो tan inverse A by G. Tan inverse A by G. So from the vertical line at an angle of tan inverse A by G, there is equilibrium of pendulum, and this pendulum will oscillate about this equilibrium point with a time period of 2 pi root L divided by G effective, which is the resultant upon mass, and resultant mg और ma अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो पाइथागोरस से आ जाएगी, और उसको मास से जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। समझिए ये बात? यस सर। Yes, sir. तो मैं इसलिए कहा था बच्चा, मैं अलग अलग भी करा सकता था ये सब कुछ, बट मैं सबको जनरलाइज करके एक सिंगल रिजल्ट में लाना चाह रहा था। एक्स्ट्रा फोर्स स्यूडो भी हो सकता है, मतलब रियल भी हो सकता है, स्यूडो भी हो सकता है। कैसा भी एक्स्ट्रा फोर्स आप लगा लीजिए, टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा। उन लोगों को तो आइडिया नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से आपके बैच में शायद 1 या 2 लोगों को आइडिया हो। मैं उनके लिए ये बात बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की एक चीज होती है, इसको हम कैपिटल ई बोलते हैं, और ये कहा जाता है कि उसके अंदर अगर आप कोई चार्ज रखेंगे क्यू ही आ जाता है सर, तो उस पर एक फोर्स लगता है। अब मैंने कहा ना, कुछ लोगों को आइडिया जरूर होगा इसमें, जिनको इंटरेस्ट होगा उन्होंने पढ़ा भी जरूर होगा। तो कोई क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इस पे फोर्स लगता है। कितने लोग को आइडिया है इसके बारे में, कितना फोर्स आता है? हरी प्रणव क्या बताया था भैया? तो इसमें एक फोर्स mg का लगेगा और एक फोर्स q इंटू ई का भी लगेगा। इसका जी इफेक्टिव क्या होगा? mg प्लस QE अपॉन मास, इसको कह दो जी इफेक्टिव। सर ये वाली चीज सर वो HCV के NLM चैप्टर में भी 67th क्वेश्चन। हाँ है। उन्होंने बताया इसके बारे में। यस सर, शॉर्ट नोट लिखा था वहाँ पे। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में तो शायद। हाँ है। पेंडुलम पानी के अंदर है तो फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स बॉयंसी हो गई। यस सर। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा फोर्स स्यूडो हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की हो सकती है, मैग्नेटिज्म की हो सकती है, लिक्विड की हो सकती है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें mg के अलावा और कौन सा फोर्स एक्स्ट्रा हुआ है, मतलब इसमें r क्या बनेगा? mg
और उसमें से बॉयंसी को लेस करिए। अब ये मत कहना कि ये नहीं पढ़ा है, क्लास 10th में रियल और एपरेंट वेट सबने पढ़ रखा है, सबको यस ये सर। पता है कि कोई भी बॉडी लिक्विड में लाइट फील करती है। याद है कोई फॉर्मूला अपना बॉयंसी का? नहीं याद है आपको? यस सर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। बाकी नहीं, बाकी लोग 10वीं तो सभी ने पास की है ना, कि ऐसे सर्टिफिकेट मिल गया आपको? तो 9th क्लास में पढ़ा था। भूल गए? 9th में था। यस सर। रिलेटिव डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस सर, सब 9th आर्किमिडीज में पढ़ा था। प्रिंसिपल था कि जितना मास डालेंगे अपने मास के बराबर पानी, मतलब वॉल्यूम वो तो ठीक है, कंटेनर से हो भर जाएगा। सकते हैं। वो तो ठीक है, बट बॉयंसी बताओ ना। मैं तो लिख दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बॉयंसी होती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। अब मैं तो लिख दूंगा, बट आप कहोगे ये सब कहाँ से आ रहा है यार? भाई मेरा क्या जा रहा है इसमें? मुझे बॉयंसी का फॉर्मूला याद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, बिकॉज मास अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम हो गया, और जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उतने लिक्विड के वेट के बराबर बॉयंसी लगती है। यही आर्किमिडीज का कहना था। तो ये आर है, अब आप आर बाई एम कर लीजिए, उससे जी इफेक्टिव आ जाएगा, और फिर टाइम पीरियड निकाल लोगे। मैं सिर्फ तुमको आइडियाज दे रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं इतने सारी चीजें याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये आइडिया दे रहा हूँ कि ग्रेविटी के अलावा कोई भी और फोर्स, किसी भी फॉर्म का फोर्स हो, किसी भी तरीके का, इलेक्ट्रिसिटी का, लिक्विड का, स्यूडो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कैसा भी हो, बट वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली जी इफेक्टिव को आर बाई एम करके और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसका। ठीक है जी? यस सर। ठीक है, अच्छा। सर तो ये